नमस्कार विद्यार्थियों। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीटा रहेजा, इतिहास विभाग में राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर से। विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है समुद्रगुप्त अर्थात गुप्त शक्ति का उत्कर्ष। गुप्त राजवंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्री गुप्त द्वारा की गई थी। महाराज घटोत्कच का पुत्र और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसी ने इस वंश में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की तथा 319 बीस ईस्वी में गुप्त संवत को चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था। समुद्रगुप्त न केवल गुप्त वंश के बल्कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। निसंदेह उसका काल राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जा सकता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्तियों। विद्यार्थियों, समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत उसी का अभिलेख है, जिसे इलाहाबाद स्तंभलेख अर्थात प्रयाग प्रशस्ति कहा जा सकता है। इसकी रचना उसके संधि विग्रही सचिव हरिसेन ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित करा दिया। इसमें अकबर के दरबारी बीरबल का भी लेख मिलता है। प्रयाग स्तंभ पर समुद्रगुप्त के लेख के अलावा अशोक के 6 मुख्य लेखों का एक संस्करण, रानी का भी लेख, कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने संबंधी आदेश उत्कीर्ण मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में अशोक का लेख मिलता है। इसमें बौद्ध संघ के विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के महापात्रों को दिया गया आदेश है। उसके बाद समुद्रगुप्त का लेख अंकित है। यह ब्राह्मी लिपि में तथा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। प्रशस्ति की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक है। इस प्रकार यह संस्कृत की चंपू शैली का एक सुंदर उदाहरण है। इसे काव्य कहा गया है। प्रशस्ति की भाषा प्राजल तथा शैली मनोरम है। न केवल इतिहास अपितु साहित्य की दृष्टि से भी यह अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख में समुद्रगुप्त की मृत्यु की तिथि नहीं दी गई है। इसमें अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख नहीं मिलता, जबकि समुद्रगुप्त के सिक्कों में पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के जीवन काल में ही की गई थी। समुद्रगुप्त का राज्यारोहण। विद्यार्थियों, प्रयाग प्रशस्ति के चतुर्थ श्लोक में समुद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख मिलता है। वह समुद्रगुप्त के गुणों पर इतना अधिक मुग्ध था कि भरी सभा में उसने समुद्रगुप्त को गले लगाते हुए यह घोषणा की कि आर्य तुम योग्य हो, पृथ्वी का पालन करो। वहीं अन्य राजकुमार इस घोषणा से दुखी हो गए। राजधानी में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने के पश्चात समुद्रगुप्त ने अपना अभियान प्रारंभ किया। वह एक महान विजेता था, जिसकी दिग्विजय का उद्देश्य प्रयाग प्रशस्ति के शब्दों में संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। प्रयाग प्रशस्ति उसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। आर्यवर्त का प्रथम युद्ध। अपनी दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में एक छोटा सा युद्ध किया, जिसमें उसने 3 शक्तियों को पराजित किया। इसका उल्लेख प्रशस्ति की 13वीं 14वीं पंक्तियों में मिलता है। इन शक्तियों के नाम इस प्रकार से दिए गए हैं। नंबर 1, अच्युत। यह संभवतः नागवंशी राजा था जो अहिछत्र में शासन करता था। नागसेन। यह एक नागवंशी राजा था जो पद्मावती में शासन करता था। कौतकौलुज। यह बताया गया है कि जिस समय समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र में खुशियां मना रहा था, उसकी सेना ने उसे बंदी बना लिया। दिल्ली तथा पूर्वी पंजाब से कौत नामधारी सिक्के मिलते हैं। इस युद्ध को आर्यवर्त का प्रथम युद्ध कहा जाता है। मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और विंध्याचल तथा हिमालय पर्वतों के बीच स्थित भाग को आर्यवर्त की संज्ञा प्रदान की गई है। दक्षिणापथ का युद्ध। दक्षिणापथ का तात्पर्य उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच के प्रदेश से है। सुदूर दक्षिण के तमिल राज्य इसकी परिधि से बाहर थे। इन राज्यों को पहले तो समुद्रगुप्त ने जीता और बाद में इन पर दया करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया। इसकी इस नीति को धर्म विजय की नीति कहा गया है। इस अभियान में समुद्रगुप्त ने निम्न राजाओं को पराजित किया: कौशल का राजा महेंद्र, महाकांतार का राजा व्यग्रराज,
कोरल का राजा मंटराज, पिष्टपुर का राजा महेंद्रगिरी, कोट्टूर का राजा स्वामीदत्त, एरंडपल का राजा दमन, काची का राजा विष्णुगोप, अमुक्त का राजा नीलराज, वेगी का राजा हस्तवर्मा, पालक का राजा उग्रसेन, देवराष्ट्र का राजा कुबेर, कुस्तलपुर का राजा धनंजय। आर्यव्रत का द्वितीय युद्ध। दक्षिणापथ के अभियान से निवृत्त होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध किया, जिसे आर्यव्रत का द्वितीय युद्ध कहा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम युद्ध में उसने उत्तर भारत के राजाओं को केवल परास्त किया था, उनका उन्मूलन नहीं किया था। राजधानी में उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उत्तर के शासकों ने पुनः स्वतंत्र होने की चेष्टा की, अतः दक्षिण की विजय से वापस लौटने के पश्चात समुद्रगुप्त ने उन्हें पूर्णतः उखाड़ फेंका। इस नीति को प्रशस्ति में प्रस्बोधारण कहा गया है। यह दक्षिण में अपनाई गई ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के प्रतिकूल थी। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राजाओं का विनाश करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस युद्ध में 9 राजाओं को पराजित किया गया। ये इस प्रकार से हैं: रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मा। आठविक राज्यों की विजय। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आठविक राज्यों की भी चर्चा हुई है। फलीट के मतानुसार उत्तर राज्य के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक के वन प्रदेश में ये सभी राज्य फैले हुए थे। उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच के आवागमन को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें नियंत्रण में रखना आवश्यक था। लगता है कि जब समुद्रगुप्त दक्षिणी अभियान पर जा रहा था, इन राज्यों ने उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया, अतः उसने उन्हें जीतकर पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया। प्रत्यंत राज्यों की विजय। प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में प्रत्यंत राजाओं की एक लंबी सूची मिलती है, जो समुद्रगुप्त की पूर्वी, उत्तरी पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं पर स्थित थे। इनके विषय में यह कहा गया है कि समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के ये कर देते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उसे प्रणाम करने के लिए उपस्थित होते थे। इन बातों से यह प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त के पराक्रम से भयभीत होकर इन राजाओं ने उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या 5 है और वे सभी राजतंत्र हैं: सामतट, डावक, कामरूप, कृतपुर, नेपाल आदि। विद्यार्थियों, पूर्वी राज्यों विशेष रूप से बंगाल पर अधिकार हो जाने से समुद्रगुप्त को पूर्वी बंगाल के समृद्ध बंदरगाहों का नियंत्रण प्राप्त हो गया था। यहाँ का सुप्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्त था, जहाँ से मालवाहक जहाज मलय, प्रायद्वीप, लंका, चीन तथा पूर्वी द्वीपों को नियमित रूप से जाया करते थे। स्थल मार्गों द्वारा यह स्थल बंगाल तथा भारत के अन्य नगरों से जुड़ा हुआ था, अतः यह कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के इस भाग पर अधिकार ने गुप्त साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि को अधिक महत्वपूर्णता प्रदान की थी। प्रत्यंत राज्यों की दूसरी कोटि में 9 गणराज्य हैं, जो पंजाब, मालवा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में फैले हुए थे। ये समुद्रगुप्त के साम्राज्य की पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा पर थे। मालव, अर्जुनायन, योधय, मद्रक, आभीर, प्राजून, सनकानिक, खाक, खरपरिक। विदेशी शक्तियां। विद्यार्थियों, प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं और 24वीं पंक्तियों में विदेशी शक्तियों के बारे में बताया गया है कि वे स्वयं सम्राट की सेवा में उपस्थित होना, कन्याओं के उपहार एवं अपने अपने राज्यों में शासन करने के निमित्त गरुड़ मुद्रा से अंकित राज आज्ञा के लिए प्रार्थना करना आदि विविध उपायों द्वारा उसकी सेवा किया करते थे। ये शक्तियां इस प्रकार से है: नंबर 1, देवपुत्र शाही शाहनुशाही। इसका तात्पर्य कुषाणों से है। समुद्रगुप्त का समकालीन कुषाण शासक किदार कुषाण था, जो पेशावर क्षेत्र का राजा था। नंबर 2, मुरुंड। नंबर 3, शक। गुप्तों के समय में यह पश्चिमी मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ के शासक थे। समुद्रगुप्त का समकालीन शासक रुद्र सिंह तृतीय था। नंबर 4, सिंहल। सिंहल से तात्पर्य लंका द्वीप से था। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेदवर्ण था। इसके अलावा कुछ दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। विद्यार्थियों, समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक तथा पूर्व बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था।
कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित थे। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। समुद्रगुप्त एक धर्मनिष्ठ सम्राट था जिसने वैदिक धर्म के अनुसार शासन किया, इसीलिए उसे धर्म की प्राचीर भी कहा गया है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब कीजिए।